गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 261 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 261 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, IBSA में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है। देखिए, I फॉर यहाँ इंडिया हो गया, ठीक है, B फॉर यहाँ ब्राज़ील हो गया और SA यहाँ साउथ अफ्रीका से है, तो अमेरिका नहीं है इसमें। तो IBSA जो है वो दक्षिण दक्षिण सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में भी दो प्रकार के, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये 70 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी, शीशम, महुआ, साल, सागौन और बांस के पेड़ों की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। यानी ये सारे के सारे पर्णपाती वन हैं। देखिए, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती इन वनों की दो प्रमुख श्रेणियां हैं। असीम पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। असीम पोर्टल है कुशल श्रमिकों को आजीविका के अवसर खोजने में सहायता प्रदान करने हेतु। डी है इसका आंसर। देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल श्रमिकों को आजीविका के अवसर खोजने में सहायता प्रदान करने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है। असीम का पूर्ण रूप क्या है। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत का जो विधि आयोग है यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक गैर सांवैधिक निकाय है, सांवैधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, यह हाल ही में से समाप्त कर दिया गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं है, क्योंकि समय समय पर गठित होता है भारत सरकार के द्वारा, और ये गैर सांवैधिक निकाय यानी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। तो भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांवैधिक निकाय है यानी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इसके पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्र में जो है विभाजित किया गया है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले शामिल हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, इसमें 30 जिले शामिल है। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले शामिल है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले शामिल हैं। टोटल करेंगे तो 75 जिले हो गए। देखिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे विकसित क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है और सबसे कम विकसित क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है इनमें से। पहले भी हमने चर्चा की है इस पर। देखिए, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और इस कार्य में संलग्न लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु यह एक राष्ट्रीय अभियान है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में चुनावी प्रक्रिया को कुशल एवं जवाबदेह बनाने के लिए अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, संविधान का अनुच्छेद 326, संविधान का अनुच्छेद 332। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत में चुनावी प्रक्रिया को कुशल बनाने हेतु एवं जवाबदेह बनाने हेतु जो अनिवार्य प्रावधान है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में भी है, 51 में भी है, संविधान के अनुच्छेद 326 में भी और 332 में भी। तो सारे के सारे हैं ये। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी या मेरापी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, मेरापी का अर्थ होता है अग्नि पर्वत। इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय है ये, और हाल ही में इसमें कई बार विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो 2911 मीटर तक होता है, और इसके निम्न भाग में जो है सघन वनस्पतियों के साथ खड़ी ढलानें हैं। यह जावा द्वीप और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी याग्याकार्टा के केंद्र के पास स्थित है मेरापी वोल्केनो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मरुस्थल, उपजाऊ मैदान और मध्यम वन वाले पर्वत की विशेषताएं हैं? अरब सागर के साथ दक्षिण पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी सीमांत, कोरोमंडल तट। देखिए, मरुस्थल तो राजस्थान में ही है, थार, ठीक है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं धीरे धीरे जो है शुष्क हो रही है भूमि, और मरुस्थल जैसी स्थिति पैदा हो रही है वहाँ पर। तो उत्तर इसका वही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर पश्चिमी भारत में। तो उत्तर पश्चिमी भारत में मरुस्थल, उपजाऊ मैदान और मध्यम वन वाले पर्वत जो है पाए जाते हैं। और मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब मौजूदा रेगिस्तानों का विस्तार नहीं है। देखिए, भारत का करीब 96 मिलियन हेक्टेयर यानी 29% क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है, और देश में 80% से अधिक क्षरण की स्थिति सिर्फ 9 राज्यों में बनी है। चलिए, गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह चावल के बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं उत्पादन हेतु वर्षा की जो मात्रा है लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर, और गेहूं जो है सितंबर और दिसंबर महीने के बीच उगाई जाने वाली खरीफ की फसल है। देखिए, चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है भारत में, सही है स्टेटमेंट। गेहूं उत्पादन के लिए वर्षा की मात्रा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, सही है। गेहूं रबी की फसल है, तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, जहां जहां 3 है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है, केवल 1 और 2, क्योंकि गेहूं एक रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। तो गेहूं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यह चावल के बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, और देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों की जो है मुख्य खाद्यान्न फसल है। और गेहूं जो है एक रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जिसे पकने के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है, और हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों विशेषकर गेहूं के विकास में योगदान दिया है। अगर शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों की बात करें भारत में, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। यूपी प्रथम है। चावल में पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण निम्नलिखित में से किस देश में आपातकाल लागू हुआ? पहले भी चर्चा की है हमने इस पर। न्यूजीलैंड है इसका आंसर। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद वहां की सरकार ने जो है आपातकाल की घोषणा की थी वहां। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों में से कौन सा जो है इनकरेक्ट होगा? सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट की खोज करनी है। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसका किसका? राष्ट्रीय आदि महोत्सव का। और यह ट्राइफेड की वार्षिक पहल है। ट्राइफेड की है, नीति आयोग की है? ट्राइफेड की ही है, और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया फरवरी में। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। यहाँ इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट कोई है नहीं, तो डी है इसका आंसर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। और आदि महोत्सव राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। इसके तहत जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य एवं पारंपरिक कला का उत्सव मनाया जाता है। और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड की वार्षिक पहल है। चितवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हाल ही में चर्चा में रहा चितवन नेशनल पार्क भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हाल के अध्ययन के अनुसार अवैध मत्स्यन और रेत खनन जैसे मानव जनित खतरों ने दक्षिण मध्य नेपाल में चितवन नेशनल पार्क से बहने वाली जो राप्ती नदी है उसके मगरमच्छों के लिए खतरा पैदा कर दिया है, जो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। ठीक है, राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है ये, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का। और वर्ष 1973 में स्थापित चितवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो नेपाल का पहला राष्ट्रीय पार्क है। और इस उद्यान में एक सींग वाले एशियाई गैंडों की अंतिम आबादी रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया है? एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव AETI, ये जापान की पहल है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव में भारत को शामिल करके जापान के द्वारा भारत के स्वच्छ ऊर्जा संकरण का समर्थन करने की उम्मीद है, किए जाने की उम्मीद है। और वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया जापान का AETI यानी एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव नवीकरणीय ऊर्जा हेतु 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता सहित शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों का शुरू में समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का मेंबर कब बना? देखिए, भारत और पाकिस्तान एक साथ ही SCO के मेंबर बने थे और वो वर्ष था 2017। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। और भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके सदस्य बने थे। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।